नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं एम न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता तो अमेरिका टैरिफ में इजाफा कर सकता है। पहले भी ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद का मुद्दा बना के भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। अब इसके मायने क्या होंगे जानेंगे। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ बगावत तेज हो चुकी है। 70 से ज्यादा शहरों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है। कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। सत्ता को बचाना खामेनेई के लिए मुश्किल भरा हो रहा है और उनकी राह आने वाले वक्त में क्या आसान होगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पेश जी। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, राधे राधे। आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद जी। सुमित जी, पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी। भारत पर जी भारी भरकम टैरिफ लगाया गया था और उसके मायने भी वो देख चुके हैं। इसके बावजूद एक बार फिर भारत को चेतावनी देते नजर आए ट्रंप। देखिए मोनिका जी, कई बार जियो पॉलिटिक्स में जो ऊपर दिखता है नीचे की लेयरें कुछ अलग होती है। अगर आप ट्रंप का पूरा संभाषण सुने, वो कह रहा है कि भाई आप रशिया का तेल कम कर दो। फिर दूसरी सांस कह रहा है कि इंडिया ने रशिया का तेल काफी कम किया है और मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे, उन्होंने मुझे कर दिया। बट मोदी जी बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरा अच्छा दोस्त है। इंडो पैसिफिक कमांड मेरी इंडिया के बिना नहीं चलेगी और भारत तो एक बहुत पुरानी सभ्यता और हमें उस सभ्यता का मित्र होने पे गर्व है। ये ट्रंप का पूरा संभाषण है। अब कहानी क्या हुई है पीछे, देखिए कहानी ऐसे बदल गई। अब आप सोचोगे ये ट्रंप को क्या ट्यूबलाइट की तरह, इसको क्या कुछ हफ्तों या महीनों बाद याद आता कि भाई तेल मुझसे ले लो, रशिया का तेल कहां से आ गया। अरे मोनिका बहन, भाई सीधी सी बात है, कल उसके हाथ लग गए 3.330 मिलियन बैरल तेल। दुनिया का 20 से 25% नॉन ऑयल रिजर्व्स उसके हाथ लग गए हैं। अमेरिका में जो तेल है उसका अगर मैं आंकड़ा लगाऊं तो दुनिया का लगभग लगभग 33% तेल का मालिक ट्रंप बन चुका है। और उसकी तकलीफ है, भैया हमारे पास इतना तेल है, हमसे भी मालिक खरीदो, हमसे काहे क्यों नहीं खरीद रहे, हमसे नाराजगी क्या है, कहे नहीं ये चाहता है। अब देखिए इसके इसके जो गणित है, जियो इकोनॉमिक्स जो इसके पीछे की, उसमें जाएंगे। भारत करीब करीब 1.5 मिलियन बैरल 1.4 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करता है, यानी कि 14 लाख से 15 लाख बैरल पर डे हम इंपोर्ट करते तेल। सबसे नंबर वन सप्लायर रशिया, 40% वहां से आता है, कभी 45% हो जाता है। उसके बाद आपका है इराक, इराक से 18-19% आता है। उसके बाद सऊदी से करीब 12% आता है, 9% आता है आपके यूएसी और 5%, 5.5% आता है अमेरिका से आज के डेट में भी। बाकी बचा जो हिस्सा है वो 1-1, 1.5% वाले टोटल सप्लायर आपके पास 41 है। पहले 6-7 होते थे जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, 41 पे लेकर और हर एक छोटे छोटे सप्लायर किसी 1%, 1.5%, वेनेजुएला से भी बाय द वे 1.2% आता था पहले। अब कहानी क्या है, भारत ने पीछे, यानी कि ये जो गया आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इससे पहले का क्वार्टर गया आपका, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें आपने देखा ट्रंप का पारा बिल्कुल आसमान पे था। बिल्कुल कहते हैं ना, पगला गए थे ट्रंप बाबू। काहे को पगला गए थे? भारत ने जो अपना तेल है, ये जो 1.5 मिलियन बैरल, 1.4, 14 लाख से 15 लाख बैरल हम दिन में लाते थे, हमने इसको 18 लाख बैरल कर दिया था और अधिकतर ये तेल हमने रशिया से उठाया। उस क्वार्टर में सबसे ज्यादा तेल हमने रशिया में उठाया। उसके कारण है क्योंकि हमें पता था अगर आने वाले टाइम में दिक्कत होगी तो हमारे पास परिपूर्ण तेल के भंडार होने चाहिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो ये वाला क्वार्टर होता है, इसमें हम भारत पिछले 10 साल 15 साल का डाटा उठा के देखिए, अब की बार भारत तेल कम इंपोर्ट करता है। 5 से 10% तेल हम कम इंपोर्ट करते हैं, ये हमारा सिस्टम है। क्यों करते हैं? क्योंकि जो रिफाइनरियां होती है इनमें एक कॉन्सेप्ट होता है कंपलसरी शटडाउन। रिफाइनरी को बंद किया जाता है, उसकी मरम्मत, रिपेयर सब, क्योंकि देखिए सारा तेल है, सारा मतलब एक चिंगारी भी लग गई तो सारा स्वाहा है। तो इसकी रिपेयर, मेंटेनेंस, एसेंशियल रिपेयर, सब चीजों को चेक किया जाता है। हर रिफाइनरी कुछ महीने या एक आध महीना, 1.5 महीना, साल में बंद होती होती है। ये दुनिया में कहीं भी होता है और इसमें होता है एक रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन। ये एक टाइम में हम भी कराते थे। तो ये वो लोग जो हैं, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली देखा, मैंने बड़ी बड़ी रिफाइनरी दुनिया में विजिट की है, ये हर रिफाइनरी में होता, तो ये इसी कारण ये रिफाइनरी बंद होती थी। ठीक है जी। तो अब गणित क्या बैठी, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, आपको याद होगा
ट्रम्प के साथ बैठा था इस मीटिंग में लिंडसी ग्राहम। लिंडसी ग्राहम वही बंदा है जो कह रहा था भारत पे 500% टैरिफ लगा। आज उसके तेवर बदले हुए थे, कह रहा नहीं ट्रम्प ने बहुत टैरिफ लगा दिया, वो तो ऑलरेडी भारत ने सब्सटैंशियल तेल कम कर दिया। और जो इनका एम्बेसडर मुझसे मिलने आया मेरे घर पे, उसने कहा जी हमने बहुत तेल कम कर दिया। कहानी ना अमेरिका से डर के ना ट्रम्प से डर के, कहानी मैं आपको समझाता हूं। तो ये हमने तेल इंपोर्ट थोड़ा कम किए तो हम 10% ओवरऑल कम करते हैं, 5 से 10% इस क्वार्टर में कम होता ही होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको याद होगा, रोजानेट और रूस ल्यूक ऑयल पे इन्होंने प्रतिबंध लगाए। और मैंने आपको बोला था ये रशिया का लगभग 30-40% तेल ये दो कंपनियां देती है। अब धीरे धीरे उन कंपनियों ने दाएं बाएं तेल डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, पर उन पे प्रतिबंध लगने के कारण जो अमेरिका ने लगाया, हमने काफी उन दो कंपनियों से डायरेक्टली तेल नहीं लिया। तो रशिया का तेल लेना कुछ मात्रा कम हुआ है। अगर मैं आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर के नंबर बताऊं तो आप रशिया से हम जितना तेल लेते थे लगभग लगभग 30% कम हुआ है। अब मान लीजिए हम 10 लाख बैरल लेते थे रशिया से, उसमें से हम 4.5 लाख बैरल लेते थे, 4.5 लाख बैरल का 30% कम हुआ है। ये बिकॉज वहां सैंक्शंस लगी, पर धीरे धीरे उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, तो और सूत्रों से हम रशिया के तेल ले रहे हैं। अब भारत ने जो ये कम हुआ 12 लाख बैरल, ये किससे लिया? मैं एवरेज ले रहा हूं, 1.8 मिलियन नहीं, मैं 15 लाख बैरल पे एवरेज लेके चल रहा हूं, जो हम एवरेज लेते हैं। ये हमने तेल किससे लिया? ये हमने तेल बढ़ाया सबसे ज्यादा अमेरिका से, और उसके बाद बढ़ाए यूएई से। हमने सऊदियों के पास नहीं गए, हम इराक के पास नहीं गए, क्योंकि जो सप्लायर नंबर 5 है हमने उससे तेल बढ़ाया, और जो सप्लायर नंबर 4 है यूएई, उससे हमने थोड़ा तेल इंपोर्ट किया। अब ट्रम्प को लगा यार तेल तो मुझसे ले लिया थोड़ा बहुत ज्यादा, जो वहां से घट गया मेरे से ले लिया। अब ट्रम्प कह रहे भाई मेरे पास तो दुनिया भर का तेल आ गया, कीमतें भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, आप टेबल पे बैठिए तो सही, आप हमसे बात करिए तो सही। मैं आपको कल ही कह रहा था, देखिए धीरे धीरे क्रिश्चियन ब्लॉक की तरफ तेल की मूवमेंट हो रही है। अब तेल का जो व्यापार है वो क्रिश्चियन कंट्रोल करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं, आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे, आज 6 महीना 8 महीना जो भी समय लगेगा, भारत धीरे धीरे अपना, जब ट्रम्प के पास वेनेजुएला ऑयल आएगा और उनके साथ हमारी डील होगी, तो हम धीरे धीरे अमेरिका से तेल लेना बढ़ा देंगे। रशिया से भी आज नहीं तो कल, देखिए सैंक्शंस तो हटती हैं, जिंदगी भर तो रहनी नहीं है। रशिया से भी तेल आएगा और अमेरिका से भी तेल आएगा। तो मतलब मोटा मोटा जो हमारा तेल का डिपेंडेंस एक इस्लामिक वर्ल्ड पे था, एक इस्लामिक ब्लॉक पे था, एक मिडिल ईस्ट पे था, उसको हम कम करेंगे। यूएई से जितना तेल आता रहेगा आएगा, इराक से नहीं बढ़ाएंगे, ना ही हम सऊदी अरबिया से बढ़ाएंगे। आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं महीने बाद ये आप देखेंगे, कभी हम बैठेंगे तो ये नंबर भी सामने आएंगे, ये होने वाला है। और धीरे धीरे ये हम कर रहे हैं। तो ट्रम्प कह रहा भाई अब तो मेरे पास दुनिया का इतना तेल आ गया, सब हमसे तेल ले लो ना, अब हमसे तेल क्यों नहीं ले रहे हो? भाई हमें भी कोई आपत्ति नहीं, अगर प्राइस अच्छा मिले, कीमत अच्छी मिले, टर्म्स अच्छी मिले, हम ट्रम्प से भी तेल ले सकते हैं। अभी नंबर 5 सप्लायर अमेरिका का एज ऑन डेट तो है ही ना, उसको चुल ये मच रही है मेरे पास इतना तेल आ गया, मुझसे ज्यादा तेल ले लो। और पीछे आपने लिया लास्ट 3 महीने में, तो भाई मुझसे ले लो। तो उसकी बात रहेगी कि रशिया का तेल आपने कम किया, ट्रम्प से डर के नहीं, बल्कि जो सैंक्शन लगी थी और हम तेल कम करते थे, आपसे भी हमने तेल बढ़ाया और थोड़ा हमने यूएई से भी बढ़ाया। तो ट्रम्प कह रहा ना मोदी वॉज ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी, वो मुझे खुश कर रहे थे, बट वो गणित नहीं बता रहा था। तो हमारा काम है गणित को डिकोड करना, उसके इरादे बताना। कह रहा भाई नहीं तो तेल मुझसे ले लो, नहीं तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। भाई अगर उसने तेल लिया, मोनिका जी तेल के लिए इतना बड़ा खेल किया, अब उसको बेचना भी तो है। कहते हैं ना गोल्ड इज गोल्ड व्हेन इट सोल्ड। भाई अगर सोना बेचोगे तभी तो पैसे आएंगे। जो इतना बड़ा उन्होंने बवाल कर लिया, वो तेल कहीं ना कहीं बेचना है। और भारत दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल है। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 हम है। अगर दुनिया की जो सबसे बड़ा बाजार है, नंबर 2 बाजार है, जो आने वाले 70 साल तक बढ़ेगा, उसके साथ व्यापार तो करना मजबूरी है, विकल्प क्या है? पर ट्रम्प का स्टाइल है, घुमा फिरा के कहता है, थोड़ा अपना ना कॉलर ऊंचा करके कहता। पर गणित जो थी वो हमने MH1 पे हमारे दर्शकों के लिए डिकोड कर ली, कहानी क्या है और इसका तात्पर्य क्या है। जी अब सुमित जी, अगर बात ईरान की करें, हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। वहाँ पर सड़कों पर अफरा तफरी है, कई लोगों की जान जा चुकी है। क्या खामेनेई की कहानी अब खत्म होने वाली है? देखिए, कभी कहते हैं ना कि कभी आपके जिह्वा पे माँ सरस्वती बैठती। मोनिका जी आपको याद होगा, महीनों पहले जब हमने ये शो शुरू किया था, मैंने कहा एक दिन खमेनी को रूस भागना पड़ेगा, ये रशिया भागेगा, एक दिन वो आएगा। और आज देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों का आकलन है कि खमेनी अपने परिवार और 20 खास लोगों के साथ रशिया भागने की तैयारी कर रहा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आज कल परसों, मुझे समय नहीं पता अभी, एक दिन शी जिनपिंग या तो वो निकल जाएंगे या फिर रशिया भाग जाएंगे। उनका भी फ्यूचर यही है, उन्हें भी रशिया पहुंचना है।
तो ये खमेनी के साथ जो परिस्थिति हो रही है बहुत टाइट हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने कहा अगर तुमने प्रोटेस्टरों को अब मारा, 16 लोगों को मार चुका है, क्योंकि उसने कल कहा था भाई जितने भी प्रोटेस्टर हैं लोगों की डिमांड तो हम सुनेंगे पर प्रोटेस्टरों पे गोली चलाओ। अरे भैया कॉमन आदमी तो प्रोटेस्टर है, कोई प्रोटेस्टर कोई किसके दोस्त सीन थोड़ी ना प्रोटेस्टर के। भाई अगर आपने 62% टैक्स बढ़ा दिया, आपकी इन्फ्लेशन के कुछ नंबर मैं देख रहा था, मैं इनको तो खैर वैलिडेट नहीं कर सकता, कहीं कहीं लिखा है कि इन्फ्लेशन 72% तक बढ़ गई, 62% आपने टैक्स बढ़ा दिया। उसके अलावा कोई इनकम नहीं, 4 महीने बाद जो आपकी कंपनी का मैं कंट्री बोलूंगा वो दिवालिया हो जाएगी। पाकिस्तान से अफगानिस्तान बनने की कगार में आ गए और हमारे पता नहीं मौलवी साहब किस दुनिया में रहते हैं। अब भी यही है कि यहाँ यहूद को मारो, हनूद को मारो, कश्मीर में टांग अड़ाओ, गाजा की बातें करो, ये सब कह के आप सत्ता में तो बने रह सकते हो, पर खाना दाल रोटी पानी कहां से चलेगा। लोग आक्रोशित हो गए। शाह का बेटा कुछ प्रॉमिस दे रहा है, अमेरिका के ट्रंप के इस कहने के बाद, वहां मैंने आपको बोला था जब से अमेरिका के ट्रंप ने कहा वहां के प्रोटेस्टरों का हौसला बुलंद हुआ और वो और सड़कों पे उतर आए। और मोनिका जी, मरसाद में भी प्रोटेस्ट हुए। अब मरसाद का बड़ा रेलेवेंस है, मरसाद इनकी नंबर 1 होली सिटी है, मतलब नंबर 1, जैसे वहां मदीना मक्का है, यहां आप मरसाद मानिए। मरसाद में भी प्रोटेस्ट होने का मतलब है जो बिल्कुल इन खमेनियों का गढ़ था ना, मतलब रूट जहां मिलकर जहां से इनको ताकत मिलती थी, अगर वहां से भी प्रोटेस्ट हो रहे, आप 70-75 टाउनों में प्रोटेस्ट हो रहे, मरसाद कोआम शिराज तीनों में प्रोटेस्ट हो रहे, तो खमेनी के लिए बैग बंद करके निकलने का विकल्प सीधा, क्यों समझिए क्यों इसको इतना डर क्यों लगा आखिर, मतलब अचानक क्या हो गया इसके। निकोलस मोडुरो के केस में ट्रंप से एक प्रश्न पूछा गया, बोला अगर निकोलस मोडुरो रेजिस्ट करता, नहीं आता, तो क्या आप निपटा भी देते। तो हाँ, अगर जरूरत पड़ती तो मर भी सकता था वो। यानी वो कह रहा कि मैं जान लेने को भी तैयार हूं, अमेरिका जान लेने को भी तैयार है। अब खमेनी का सोचिए, निकोलस मोडुरो ने अमेरिकनों को डायरेक्टली नहीं मारा, ड्रग्स वग्स ये सब करता था, बट खमेनी ने अमेरिकनों को डायरेक्ट मरवाया है, अमेरिकी सिपाहियों को मरवाया। और याद करिए अमेरिकी दूतावास के साथ क्या होता है, एक पिक्चर बनी थी आर्गो, उसमें वो दिखाया था कि कैसे उन्होंने अमेरिकी दूतावास पे हमला करवाया, और वो अहमद नजाद था जो बाद में प्रेसिडेंट भी बना, और कैसे कैसे वो बेचारे भाग गए बड़ी मुश्किल से। तो अमेरिकनों का खून उसके हाथ पे है। एज पर अमेरिकन लॉ, अगर आपने किसी अमेरिकन को मारा तो अमेरिकन लॉ में आपको अगर वो मारे बिल्कुल लेजिटिमेट है, कोई दिक्कत नहीं। अपने अमेरिकन सिपाही अमेरिकन सिविलियनों को मार चुका। खमेनी की विपदा डबल है निकोलस मोडुरो से। क्यों? क्योंकि निकोलस मोडुरो जो है वो तो बस ड्रग्स वग्स ये सब करता था, और इसके पीछे से चाइना का पूरा हाथ था, पर यहां तो इसके हाथ पे, इसके ऑर्डर्स पे डायरेक्ट अमेरिकनों का खून बहाया गया। तो ये अमेरिकन इसे पकड़ेंगे भी नहीं, सीधा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देंगे। तो खमेनी जानता है सत्ता तो दूर की बात है, अगर जान को शरीर में रखना है तो पलायन करना पड़ेगा, और ये रशिया भाग सकता है, क्योंकि ट्रंप ने कहा वी आर ऑल लोडेड एंड लॉक्ड एंड लोडेड, मतलब हमारा हथियार तैयार है, हमारा गियर तैयार है, हम जाने को तैयार है। और आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू की सन्नाटे वाली शांति, कहते हैं ना तूफान के पहले वाली शांति, वो है। अब इजराइल कुछ नहीं कर रहा, इजराइल में तैयारी चल रही है। इजराइल और ट्रंप का एक प्लान भी बन गया कब क्या क्या करना है। अब जो इन्होंने वेनेजुएला में देखा उसके बाद लग रहा प्लान है, सब रेडी है। और भाई वहां तो फिर भी टाइम लगेगा, या तो इजराइल बाजू में बैठा है और इनके पास एयरफोर्स वगैरह कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। तो अब कंट्री में मोनिका जी लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए। 6% पानी नहीं बचा भाई, किस पे लड़ोगे? जनता सड़कों पे है, भूखी मर रही है, खाने को खाना नहीं, रोटी नहीं मिल रही, तुम कह रहे हो जी उससे लड़ना, अमेरिका से लड़ना। भाई अमेरिका से लड़ना कोई मजाक है क्या? हथियार कहाँ है, पैसा कहाँ है? अगर मान लो लड़ भी गया तो 100% हारोगे। तो उसके बाद अब खमेनी साहब को लग रहा है कि जान बचा के निकल लो, यही उसका विकल्प है। और मुझे लग रहा है कि खमेनी के साथ दो चीजें होने वाली, अगर उसने डिले कर दिया तो मैं आपको MH1 पे आज ये प्रेडिक्शन दे रहा हूं, खमेनी मारे जाएंगे। अगर वक्त रखते भाग गए तो ये रशिया में जिंदा रहेंगे। वैसे भी 84-85 साल उम्र हो गई है, ज्यादा एज नहीं बची। मैंने आपको ये भी कहा था कि इसके बेटे को CIA ने लपेट रखा, इसका बेटा इंटरेस्टेड नहीं है आगे चलने में। अगर इसका बेटा इंटरेस्टेड होता तो मुश्तबा खमेनी अभी बड़ा लीडर बन सकता था, वो सामने आता। अगर वो अब भी सामने नहीं आया तो अब समझ के चलिए रजा परावी शाह का बेटा ही नहीं बल्कि खमेनी का बेटा भी CIA के पेरोल पे है। खमेनी के बेटे को भी CIA ने मैनेज कर रखा है। तो ये बिल्कुल जो हमारा दूसरा प्रोडिक्शन था सही आया, क्योंकि नहीं तो वो सामने आता। भाई बाप की उम्र निकल गई तो बेटा तो आ जाता सामने, भाई हमें नया बादशाह बताओ क्या करना है।
और इन्होंने अभी क्या कर दिया, वहां के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बदल दिया, छोटी मोटी चीजें कर ली, पर वो इकोनॉमी बिल्कुल सीधा पाकिस्तान अफगानिस्तान की लाइन में लग गई है। और मैं इनको बहुत सालों से कह रहा हूं, ये छोड़ दो, ये जनून छोड़ दो, नहीं तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे हमारे बांग्लादेशी अफगानिस्तानी बनेंगे डायरेक्ट, तो ये सारे कहीं ना कहीं जितने भी इस्लामिक कंट्रीज होती है, ये जो फतूर, ये जो जनून, ये जो दिमाग में आता है ना, जहाद जहाद जहाद, अल्टीमेटली ये आपको वो क्या कहते हैं ना, वो आपको दिवालिया घोषित करने का शॉर्ट रेसिपी है। आप ये जिस दिन आ गया दिमाग में, आज कल परसों आप दिवालिया होंगे ही होंगे। और कल तो मैं आपको सऊदी अरबिया की भी स्टोरी सुना रहा था कि वहां इंटरनल पोजीशन के, ये तो वो है जिनके पास तेल है, इनके पास तो बेचारों के पास तेल भी नहीं है कि क्या कहां से चलेंगे। 3% तेल कुल है इनके पास। वेनेजुएला से थोड़ी बहुत दुकान चलती थी, वो भी ट्रम्प ने बंद करा दी। तो अगर सऊदी की इतनी प्रिकेरियस पोजीशन है, इतना हिल रहा है, तो यहां तो खुद सोचिए क्या विकल्प है। यहां तो मैं कह रहा हूं शाह का बेटा है, चीजों को संभाले, डेमोक्रेसी लाए, ये लोग काम वाम करे, सब कुछ खोले, और बड़ा पोटेंशियल है जी ईरान में। बहुत अच्छा काम हो सकता है। ईरान बहुत बड़ी कंट्री, रिसोर्सेज बहुत है इनके पास, आबादी कम, अच्छा काम कर सकते हैं। बट जब तक ये जहाद वहाद के चक्कर में पड़ेंगे, फिर तो वही अफगानिस्तान ही आपका, कहते हैं ना, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, वही बनोगे आप, देख लो। तो जी। आने वाली राह बेहद मुश्किल भरी यहाँ पर नजर आ रही है। बात अगर सीपेक देरी की करें तो मुझे लगता है अगर चीन और पाकिस्तान का जिक्र करें तो शेर को अब सवा शेर मिल गया है, क्योंकि चीन पूरी दुनिया को ट्रैप डालकर रखता है। हर जगह वो अपना जाल फेंकना चाहता है। ज़्यादातर मुल्कों को वो उधार भी देता है, और इतना उधार दे देता है कि वो एहसान तले आने वाले वक्त में दबे रहें। लेकिन चीन को नहीं पता था कि इस बार उसका वास्ता पाकिस्तान से पड़ जाएगा। पाकिस्तान तो खा भी जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। देखिए, अभी जो यहाँ क्या हो गया कि जो अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आ गया, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आ गया, जिसमें चीन को शत्रु नंबर 1 घोषित किया गया। आप देखिए, तब चीन के तेवर बदल गए। मोनिका जी, हम रोज बात करते हैं, चीन के तेवर बदल गए। चीन बौखला गया। चीन को लग रहा था मैंने ट्रंप को गोलियां दे दी, मैंने ट्रंप को लपेट लिया। वैसे मोहम्मद बिन सलमान को भी लगता था, कतर के शेख अल थयानी को भी ये लगता था। वो दोनों भी जरा रियलिटी चेक में अपनी शक्ल शीशे में देख के कह रहे यार, ये तो मामा जी तो निकल गए। एनीवे, तो ये जो डॉक्यूमेंट बना, अब क्या हुआ, मैं आपको एक ही चीज कहता था, चाइना पाकिस्तान को आज की डेट में पासे देता है। ट्रंप कहता है फ्यूचर में, वंस अपॉन अ टाइम, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें ऐश कराऊंगा, मैं तुम्हें लॉलीपॉप दूंगा। पर चीनियों ने तो पैसा लगा रखा ना आज के डेट में। और यहां मुनीर की समस्या ये है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अगर ये जून तक अमेरिका के लिए वो डिलीवर नहीं कर पाया जो उनको चाहिए, अमेरिका को भूल जाएंगे। और आप जानते हो, अगर अमेरिका भूल जाता है तो उस आदमी की जीवन रेखा और भी घट जाती है। अब यहाँ पे चाइना ने कहा बेटा तू बड़ा डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंगें कर रहा, बड़ा उसको वो डब्बा खोल खोल के माल बेच रहा था पान वाले की तरह। तो बोला भैया ऐसा करो, सबसे पहले हमें ये बताओ, तुमने हमारा $45 बिलियन लगवाया सीपेक में। $45 बिलियन किन बिकमंगों की बात कर रहे हैं, जिनके बैंक में 1 बिलियन नहीं, $45 बिलियन हमारा लगाया। भैया 11 साल हो गए, अभी तो वहां कुछ दिख भी नहीं रहा। बिल्कुल। ये बनेगा कब, कब बनेगा, कब इस पे व्यापार होगा, कब इसका रिटर्न आएगा। हमारे तो 3 पुश्तें निकल जाएंगी। वैसे तब तक चाइना रखेगा नहीं, चीनियों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बोला भाई ये कब होगा। अब जो डिले है मोनिका जी कहीं कहीं प्रोजेक्टों में, वो 5-5 साल का, कहीं से रिपोर्ट्स में कह रहे हैं भाई 5 साल का डिले का अगर मैं पैसा और जोड़ूं तो $5 से $10 बिलियन और जुड़ गया। तो भैया $55 बिलियन इस प्रोजेक्ट में मेरे डूब गए, अभी भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। दूसरी बात, अब जब तुम बलूचिस्तान से जो प्रोजेक्ट निकलेगा, बलूचिस्तान में तो तुम नहीं घुस पाते, हम कहां से घुसेंगे। मतलब तुम्हें ठोक देते हैं, दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी को काट देते हैं, चीनियों को तो ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। देखिए बलूचिस्तान में बीएलए के पास है मजीद ब्रिगेड, मजीद ब्रिगेड है सुसाइड ब्रिगेड। सुसाइड ब्रिगेड का एक वो क्या कहते हैं ना, एक सब यूनिट है, वो चाइनीज मार ब्रिगेड है, वो चीनियों को ढूंढ ढूंढ के मारता है, वो और किसी को नहीं मारता। वो जो मजीद ब्रिगेड का एक यूनिट है अंदर, उनको कहते हैं चाइनीज मार ब्रिगेड। वो चीनियों को ढूंढ ढूंढ के मारता है, जहां चीनी दिखा वहां मार दिया। तो कह रहा भैया हमारे लोग इतने मारे गए, तुम वहां घुस नहीं पा रहे। हाँ। और सबसे चीज भैया, इशाक डार, तेरे मुल्ले मुनीर ने कहा था ग्वादर पोर्ट और एयरपोर्ट देगा, पर ग्वादर का एयरपोर्ट जो होता है अमेरिकनों को लीज पे दे रखा, क्योंकि उनकी ईरान से रस्सा कशी एयरपोर्ट उन्होंने, मैंने आपको बहुत पहले कहा था, अमेरिकनों के पास है। इस इतने बदमाश है पाकिस्तानी, जब इनका डिप्टी प्रीमियर आया था, उसको इस्लामाबाद से बैठ के करा यहां से इनॉग्रेशन कर लो, यहां से बटन दबाओ वहां इनॉग्रेशन हो जाएगा। उसने कहा यार मुझे वहां तो ले लो। कहता साहब वहां तो इतनी सुरक्षा खराब है, हम आपको कैसे ले लें, हमारे खुद के जाने के ठिकाने नहीं।
ये एयरपोर्ट इन्होंने अमेरिकन को दे रखा, चाइना को ये पता है। चाइना ने बोला एयरपोर्ट तुमने दिया नहीं, हमारा पैसा लगा उसमें। अब जो ग्वादर पोर्ट है वो भी चालू नहीं है। अब ग्वादर पोर्ट की आपको एक और विशेषता बताऊं, वो दुनिया का सबसे अंडर यूटिलाइज पोर्ट है। अगर दुनिया के बिजिएस्ट पोर्ट जहां सबसे ज्यादा जहाज आते, अंडर यूटिलाइज होता है जहां कोई जहाज नहीं आता। दुनिया का सबसे निकम्मा, अगर मैं हिंदी में बोलूं, शुद्ध हिंदी में, सबसे निकम्मा पोर्ट है ग्वादर। कहता भैया वहां कुछ हो नहीं रहा, हमें एक्सेस मिल नहीं रहा, अगर जहां भी एक्सेस है वहां बलोचिस्तान, द्रास, ये जितने बलोच भाई है इन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है, हमें मारते, तुम हमें सुरक्षा दे नहीं पा रहे हो। और भाई हम तो कहते हैं कि हमें चाइना की आर्मी उतारने दो। पीछे बात चली थी कि चाइना की आर्मी उतरेगी बलोचिस्तान में, ठीक है जी। अब चाइना की अगर आर्मी उतरेगी तो वो कभी निकलेगी नहीं। इसीलिए बलोच एक लीडर ने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब को, यार बलोच ने चिट्ठी भी लिखी, फॉर्मली चिट्ठी लिखी, जी ऐसा हमें लगता है, देखो हम तो लड़ लेंगे, हम तो निपट लेंगे, पर अगर चाइना बलोचिस्तान में आएगा ये भारत के लिए भी अच्छी बात है। फॉर्मल लेटर उनसे आ चुका हमारे पास। अब जब ये घटनाक्रम हो रहा, पर अगर आपको सेना उतारनी है तो आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में और आपको मतलब मिलिट्री में कंसेंसस चाहिए। हाँ जी, विदेश की सेना उतरेगी और चाइना निकलेगा नहीं, बहुत बड़ा लश्कर लेके आएगा, वो कभी नहीं निकलेगा वहां से, मतलब वो क्षेत्र उनका हो गया। अब समस्या और ऐसे बढ़ती है तो चाइना कहता भैया 55 बिलियन ये हो गए, सेना मेरी उतारनी नहीं दे रहे। कह रहे ठीक है जी। कहता जी जो तुमने मुझे 30 से 35 बिलियन डॉलर का लोन ले रखा था, तुम्हें 2025 में देना था, तुमने कहा जी आगे कर दो, आगे कर दो। कह रहा अब ये 30 से 35 बिलियन डॉलर का लोन है, कहता ये कब दोगे, ये कहां से दोगे इशाक डार साहब, कौन से आपके घर के पीछे तेल का कुआं खुद गया जहां जिसको बेच बेच के तेल दोगे, ट्रम्प को तो मिल गया, तुम्हें क्या मिलेगा। और बोला सो ये इशाक डार को बोला इधर आ, कर हाँ, कहता ऐसा कर, ये जो तुम ये मिनरल्स मिनरल्स की बिडिंग कर रहे हो ना, जरा ये ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसा ना हो कि चाइना इसमें से रह जाए। अब देखिए मुल्ला मुनीर अमेरिका में क्या कह आया था, हमें हमारे पास रेयर अर्थ है, आके निकालिए। तो ये जो बिडिंग विडिंग होगी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, ऐसा ना हो अमेरिका में अमेरिका का फेवरेटिज्म हो। नहीं तो भैया ऐसा 55 बिलियन तो ये रहे और 35 बिलियन का रहा कर्जा। तो मुझे बताओ ये जो करीब करीब 80 बिलियन डॉलर बन रहा है ये कब और कहां से दोगे। अब मुल्ला मुनीर 5 किडनियां बेच के भी पैसे नहीं दे सकता, मैंने उसकी औकात तो इतनी है नहीं। समस्या चाइना की ये है, अगर चाइना इन पे ज्यादा प्रेशर बनाएगा ये तो मतलब नंगा होकर खड़े हो जाएंगे, जी हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो भिखारी हैं, क्या कर लोगे हमारा। तो चाइना का पैसा डूबा, अगर चाइना का पैसा सीपेक में मोडम डूबा तो शी जिनपिंग की नाक कट जाएगी, शी जिनपिंग की नाक कट जाएगी तो BRI सीपेक प्रोजेक्ट सारा अनवाइबल, दुनिया भर में बातें होंगी। और इसी के साथ साथ इशाक डार को भी कहा अफगानियों से दोस्ती कर लो, क्योंकि अफगानिस्तान से दोस्ती नहीं करोगे भैया ये जो प्रोजेक्ट है चलेगा नहीं। बोला अगर तुम्हारी बस का नहीं है ना दोस्ती करना, चाइना मध्यस्थता करेगा, मीडिएशन चाइना करने को तैयार है, हम चाहते हैं कि तुम और अफगानी दोस्ती कर लो। मतलब जहां जहां इसने अमेरिका को कमिटमेंट दिया, ग्वादर पोर्ट, ग्वादर एयरपोर्ट और आपका ये जो अफगानिस्तान में एयरबेस है उसको लेके, राइट, उसको लेके जहां ये पूरा लफड़ा हुआ उस पे सब पे, और जो रेयर अर्थ्स, ये 4 कमिटमेंट थी मोस्टली अमेरिका को, उन चारों को लेके इन्होंने कील ठोक दी, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। तो कहता अब तुम ये सारी चीजें मुझे ला के दो, अगर तुम्हारी अफगानियों से दोस्ती नहीं हो सकती हमें बोल दो, हम करवा देंगे दोस्ती। तो अगर तुमसे नहीं हो सकती भाई, हमें चाहते हैं अफगानिस्तान से रिलेशन अच्छा हो। अगर अफगानिस्तान से रिलेशन अच्छा होगा, जो अफगानिस्तान में एयरबेस का प्रॉमिस किया है ट्रम्प को, वो कहां से देगा मुल्ला मुनीर। तो ये मतलब आगे कुआं पीछे खाए, मैंने इसको कई बार समझाया, मैंने कहा हाथियों की लड़ाई में चूहा कब मारा जाता है और कब जमीन में गड़ भी जाता है पता भी नहीं लगता। तो जितनी तेरी औकात है उतना फुदक, इससे ज्यादा फुदकेगा तो CIA के लिए या चीनियों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कुछ करवाना। CIA का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस मामले में। तो अब इन मुल्ला जी को ये चाहिए कि ये भी खमेनी के साथ रशिया वशिया निकल जाए या कोई ऐसी कंट्री पकड़ ले जहां ये जीवित रहने का प्रयास कर सकें, अन्यथा आने वाले 6 महीनों में इनकी कुंडली में ग्रह बहुत जल्दी से वक्री हो रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी जो हालात बन रहे हैं दोनों देशों के बीच, इसके बाद ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि अब पाकिस्तान आगे क्या कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर बात नाइजीरिया की करें तो वहाँ पर भी सुमित सर बहुत बुरे हालात हैं। बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, 30 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग अगवा हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो आंकड़ा है वो बस कागजों में है, ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। कई लोग, बहुत बड़ी संख्या है जिन्हें अगवा किया गया। क्या लगता है आपको किस तरह के हालात बनेंगे आगे? जी नाइजीरिया, मोनिका जी आज से नाइजीरिया पे नजर रखना चालू कर दो, क्योंकि 2026 में
नाइजीरिया से वो तूफान उठेगा जो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जिसे मैंने कहा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। यहाँ सीधी सीधी जंग है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच, क्योंकि ट्रम्प ने बमबारी की, बोला भैया तुमने क्रिश्चियनों को मारा जो वो मारते हैं, आईसिस और बोका। उस दिन हमने पूरा डिस्कस किया नाइजीरिया की क्या पॉपुलेशन, कितने क्रिश्चियन, कितने मुसलमान, कौन कैसा परिस्थिति, वो हमारा समझाया। हकीकत ये बोको हराम और आईसिस वहां बेचारे क्रिश्चियनों को मारने का काम करता है। अब जब ट्रंप ने बमबारी की तो उनका काफी नुकसान हुआ। अब उन्होंने उसका रिटेलिएशन किया। नाइजर नाम की जगह है, नाइजर नाम की जगह में वो गए, इन्होंने कम से कम 40 लोग तो मार दिए और कई सारे लोग को किडनैप कर लिया। ये माना जाता है कि ये सारे क्रिश्चियन हैं और ये जो संस्था इसके पीछे दिख रही है आईसिस दिख रही है, क्योंकि दो ही वहां सक्रिय है मेनली, आईसिस और बोको हराम। क्योंकि बोको हराम का अमेरिका से कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, पर आईसिस के अभी बमबारी हुई तो आईसिस ने किया। तो यानी कि अभी जो ट्रंप को इन्होंने फिर जगाया है कि तेरे हमने 40 क्रिश्चियन मार दिए, और कम से कम 40 क्रिश्चियनों को। जब क्रिश्चियनों की हम बात करते हैं तो अधिकतर मान के चलिए ये महिलाएं हैं जिनको सेक्स स्लेवरी में यूज किया जाता है और बाद में यमन दाएं बाएं इधर उधर के बाजारों में बेचा जाता है। सॉरी, मैं बोलना पड़ेगा क्योंकि जी हकीकत जी। ये है, ये बेचा जाता है। ये बहुत जालिम लोग हैं। इन्होंने एक बार ये जो यजीदी हैं, इनके बच्चों को एक केज में डाला और उस केज में आग लगा दिया। तो मतलब ये हर बर्बरता पूर्ण काम कर सकते हैं। इनसे जालिम और इनसे दरिंदा शायद ही धरती पे कोई हो। तो ये जो फिर ट्रंप को छेड़ा गया, फिर क्रिश्चियनों को छेड़ा गया, तो ट्रंप अब इसका जवाब ट्रंप को देना पड़ेगा, ट्रंप इसका जवाब देगा। तो धीरे 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 जो क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम वाली एक समीकरण का प्रेडिक्शन है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, वो बनता जा रहा है। और मेरा मानना है कि मैंने आपको लास्ट शो पे भी कहा था कि नाइजीरिया पे हमें नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि नाइजीरिया में धीरे धीरे हालात बिगड़ेंगे। तो ये नाइजीरिया में नहीं रुकेगा, फिर ये और आगे जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा, और इसमें कैंप बनते रहेंगे, इसमें समीकरण बनते रहेंगे, और कहीं ना कहीं चीजें बद से बदतर होती जाएंगी। क्योंकि इतने लोग अगर आप मार के सोच रहे जाओगे, और ये बोको हराम वाले वही है, एक बार इन्होंने करीब 2000 लड़कियां, बच्चियां स्कूल से किडनैप की, मोनिका जी, वो अब तक नहीं मिली। उनको तो पहले वही सेक्स स्लेवरी वगैरह के काम में लगा दिया, फिर जाके दुनिया के बाजारों में अगेन इस्लामिक कंट्री में उनको बेच दिया। मतलब ये इतने जालिम, इतने निर्दयी और इतने खराब लोग हैं। और ये 21वीं शताब्दी में हो रहा है। आप और हम जिस आबो हवा में सांस ले रहे हैं, उसी टाइम जोन में वो भी रहते हैं, उसी आबो हवा में वो भी सांस ले रहे हैं। और दुनिया को इन कट्टरपंथियों की वास्तविकता से जागृत होना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि बेटियां उठा के ले जाएंगे, ये कहावत नहीं है। अगर किसी को शक है, गूगल पे जाओ, बोको हराम डालो और देखो इन्होंने नाइजीरिया में क्या किया, तो आपको समझ आएगा ये वाकई एक कटु सत्य है। और मैं तो फिर वही कहता हूं, जब तक डेमोग्राफी आपके पक्ष में है, आप तब तक ही सेफ हो। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये मूल मंत्र है, सेफ मंत्र है। क्योंकि वहां के क्रिश्चियन ने भी कभी नहीं सोचा था 15 साल पहले या 20 साल पहले कि एक दिन मेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे। पर ये हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा जब तक इसको जड़ से ठीक नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उसे जड़ से खत्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि मासूम लोगों की जान न जाए। सुमित जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हर हर महादेव। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।